नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनुचक महमूदा में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8वीं का अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्य अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। यहाँ पे पहले का सवाल है, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका एक ही उद्देश्य है, आपको बताते हैं कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, विलुप्त होती प्रजाति को बचाना, मानव व प्रकृति के बीच में संतुलन बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। फिर अब देखिए, वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो पेड़ों को काटते हैं उससे जो स्थिति पैदा होती है उसी को वन उन्मूलन बोलते हैं। ठीक है। एवं इसके कारण, मतलब पेड़ों के काटने के कारण क्या है। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वन उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। जो हम वन काटते हैं और जो जगह बचता है उसमें फैक्ट्री, खेती के लिए काम करते हैं, ये सब काम करते हैं, नदी सड़कें बनाते हैं। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। वनों की कटाई किस लिए की जाती है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, खेती करने के लिए, घर कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने के लिए और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए, दावानल एवं भीषण सूखा भी वन उन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है। दावानल मतलब आग, दावानल मतलब जो जंगल में आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल, और सूखा वन उन्मूलन का एक प्रमुख कारक है। देखिए अब यहाँ पे अपनी सूची में वन उन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो जंगल की आग, बाढ़, सूखा, कीट और रोग ये हो सकते हैं। लेकिन मानव निर्मित देखा जाए तो अगर जो वन उन्मूलन का मेन जो कारण है वो क्या हो सकता है? कृषि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, सड़क निर्माण, चाहे लकड़ी प्राप्ति के लिए, ये सब उसका हम लोग क्या करते हैं? दोहन करते हैं पेड़ पौधों का, उसको काटते हैं। अब देखिए, वन उन्मूलन के परिणाम। पहेली एवं बूझों ने वन उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भूमि का जल मतलब भौम जल स्तर का कम होता है, निम्नीकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई मतलब लगातार वन को काटते रहे तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। यहाँ पे एक बूझो का सवाल है, वन उन्मूलन से एक ओर जहाँ वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है? इसका उत्तर हम देखते हैं। देखिए, वन उन्मूलन से एक ओर तो बारिश में कमी आती है, दूसरी तरफ बाढ़ आ जाती है। कैसे संभव है? दोनों मतलब उल्टा है। तो पेड़ पानी को वाष्पित करते हैं, ठीक है,
पत्तियों से जल वाष्प बनता है जो बादल बनता है। पेड़ कटने से जल वाष्प में कमी आती है और बादल कम बनता है जिससे बारिश कम होती है। और ये भी है कि बाढ़ की स्थिति कैसी आती है, अगर बारिश हो रही है और पेड़ पौधे कम हैं तो उसमें जो सोखने की शक्ति होती है, अ, आपका जो बारिश का पानी है ज़मीन में अच्छे से समा नहीं पाता जल्दी, और इसीलिए बाढ़ की स्थिति बनती है। पानी गिरता है ज़मीन पर और बहने लगता है और बाढ़ की स्थिति बनने लगती है। तो इसीलिए वन उन्मूलन एक कारक है, बाढ़ का भी और किसका, सूखे का भी। अब देखिए, इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण मतलब उसको ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में मतलब मिट्टी के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वन उन्मूलन। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, मतलब मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस मतलब खाद की कमी हो जाती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मतलब जो उपजाऊ भूमि है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वन उन्मूलन से मृदा की जल धारणा क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब जो मिट्टी की जल धारक क्षमता है वो भी कम हो जाती है, और ये जो पेड़ नहीं रहने से जो बारिश का पानी है वो ज़मीन में समा नहीं पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वन उन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। अब देखिए क्रियाकलाप। वन उन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। कैसे? इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कर सकते हैं आप लोग। आप बना सकते हैं कि वन उन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत सारे जो जीव हैं वनों पे जंगलों पे निर्भर हैं। अगर हम उसकी कटाई करेंगे तो उनका जीवन भी प्रभावित होगा, वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे। चाहे उनका जो जाति है उनकी जो संख्या है वो उसमें भी कमी आएगी, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण मतलब जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। वन उन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन
कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अब देखिए यहाँ पे जैव मंडल क्या है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं तथा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियाँ, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। तो ये है जैव विविधता और ये था जैव मंडल का एक छोटा सा परिभाषा। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतु की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। सरकार उनकी रक्षा, सुरक्षा और संरक्षण हेतु विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु, मतलब जो वन है और जो जीव जंतु है उसके लिए, उसके संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहा गया, राष्ट्रीय उद्यान कहा गया और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु उसको शिकार को पोचिंग बोलते हैं, इन क्षेत्रों में क्या है, मना है। वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, मतलब किसी प्रकार के आक्रमण, किसी प्रकार के बाधा से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे एवं और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। अपने जिले, प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्य एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेश एवं भारत के रेखा चित्र में दर्शाइए। ठीक है। जैव मंडल आरक्षण तो यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें आप अपने क्षेत्र पे भर सकते हैं। मेरे ज़िले में कोई राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभयारण्य है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें भर सकते हैं। मेरे प्रदेश में, मतलब मेरे राज्य में अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो इसमें उसका नाम भर सकते हैं। वन्य जंतु अभयारण्य है उसका नाम भर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम भर सकते हैं। और मेरे देश में कोई जो है उसको भर सकते हैं। तो मैंने तो मेरे राज्य में तो कोई है, ज़िले में मेरे कोई नहीं है अभयारण्य। तो अभी मैं दिखाता हूँ अभी उसको। मेरे प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अगर है तो वाल्मीकि अभयारण्य है जो बिहार पश्चिम चंपारण में पड़ता है, जो बाघ के लिए है। और कांवर पक्षी विहार है, कांवर पक्षी विहार जो बेगूसराय में है, जो प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य है जो हिरण और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मेरे प्रदेश में है। और अपने देश में देख सकते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ये लिख सकते हैं। काजीरंगा अभयारण्य, गिर अभयारण्य, तो ये अपने आप से अपने देश में आप लोग भर सकते हैं। इसको आप खुद ही कीजिएगा। यहाँ पे पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया गया है और इसके जो मैप है उसको दिखाया गया है, मानचित्र पे दिखाया गया है। अब आगे जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं,
पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। इस मानचित्र में आपको दिखाया गया था। आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता में विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए तथा संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में बनाइए। जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक हैं उसको आप लिख सकते हैं। पेड़ का कटना, कैसे जीव जंतुओं को मारा जा रहा है, ये सब बैलेंस बना के रखते हैं हमारे प्रकृति में। तो जो कुछ भी आपके आसपास दिखाई दे रहा है उसको आप उसको लिखिए और जो बदलाव हुए हैं उसको भी लिखिए। चलिए अब आगे, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं अन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। मतलब किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उसको वनस्पति जात बोलते हैं, और कहीं उसी किसी विशेष क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको प्राणी जात कहलाते हैं। अब देखिए, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न एक मतलब पेड़ है जिसकी पत्तियां सिल्वर जैसी होती हैं। अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है। तथा चिंकारा, मतलब ये क्या है? चिंकारा एक प्रकार से हिरण है। नीलगाय, बार्किंग हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। आप फोटो में देख सकते हैं। जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, फर्न और जामुन। ये रहा फर्न का जो पौधा है, ठीक है। अपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उसकी सूची बनाइए। आपके आसपास पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उसकी सूची बनाइए और आपके आसपास जो जीव जंतु हैं उसकी भी सूची बनाइए। अब देखिए, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज़ जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश के विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ को भी दिखाया। यहाँ पे रहा जंगली आम। मैंने सुना है कि कुछ विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं, क्या ये सच है? जी, अगर देखा जाए विशेष जो स्पीशीज़ है एक ख़ास जगह पाए जाने वाले हैं, वो बहुत जगह क्या पता विलुप्त होने की उनकी संभावना ज़्यादा रहती है। दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि उनके आवास के नष्ट होने बढ़ती जनसंख्या एवं नई स्पीशीज़ के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज़ के प्राकृतिक आवास पर भी प्रभाव पड़ता है और इनके अस्तित्व और इनकी संख्या पर भी असर पड़ता है। यहाँ पे विशाल गिलहरी के फोटो देख सकते हैं। स्पीशीज़ सजीवों की समष्टि का समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्य को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न करते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं।
जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतु का पता लगाइए और उसका लिस्ट बनाइए। तो आपको बता दें, चिड़ियाघर ऐसा जगह है जो एक प्रकार का प्रदर्शन किया जाता है। वहाँ पे जो जीव जंतु है उसको दिखाया जाता है और उनके लिए ज़्यादा पर्याप्त क्षेत्र नहीं बचता है रहने के लिए, खाने के लिए, उनके शिकार करने के लिए उनको भोजन दिया जाता है। लेकिन प्राणी अभयारण्य वो जगह है जहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, अपना शिकार करते हैं और प्राकृतिक रूप से वो अपने आवास में रहते हैं। देखिए, निकट के चिड़ियाघर, प्राणी उद्यान का भ्रमण कीजिए, वहाँ के प्राणियों को किन परिस्थितियों वातावरण में रखा गया है इसका परीक्षण कीजिए, पता लगाइए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं, ये भी पता कीजिए। क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? तो आप कह सकते हैं कि जो जीव जंतु है वो प्राकृतिक आवास में ही रहना पसंद करते हैं। मजबूरी में उनको किस में रखा जाता है? चिड़ियाघर में। राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती है। देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित है। यह इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। पचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए, शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। अब देखिए, बच्चे आगे बढ़े। उन्होंने एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। बाघ परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। क्या इस वन में बाघ अभी भी पाए जाते हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं बाघ देख सकता हूँ। जी, उसमें बाघ अभी भी पाए जाते हैं। अब उनकी संख्या पे सवाल उठते हैं और उसका जो निगरानी बहुत कड़ी कड़े रूप से किया जाता है, उसका देखभाल और उसका खान पान। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का अनूठा उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिसकी जनसंख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है और वे विलुप्त हो सकते हैं, उसको संकटापन जंतु कहलाते हैं। बच्चों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध प्रकार शिकार, जानवरों को पकड़ना, ये सब मना है। क्या केवल बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा है कि नहीं? सभी जंतुओं को विलुप्त होने का खतरा है जिसकी संख्या कम हो रही है। पकड़ना या मारना, जलावन, पौधों की लकड़ी या औषधीय पौधों को एकत्र करना, ये मना है, स्वीकार नहीं है। माधव जी पहले को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में
सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे भी इस पारितंत्र हमारी जैव विविधता के अंग हैं। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं, चाहे कोई भी छोटा मोटा कीड़ा फतिंगा, चाहे आदमी, चाहे चींटी, कोई भी चीज़ हो। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मुझे आश्चर्य होगा यदि संकटापन्न स्पीशीज का कोई रिकॉर्ड हो। तो जी इसका रिकॉर्ड है जो रखा गया है रेड डाटा पुस्तक में। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वह उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं, अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग डेटा पुस्तकें हैं। पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी आप कंप्यूटर पर इसको सर्च करके लॉगिन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते हैं। पहेली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते हैं कि यह प्रवासी पक्षी हैं, मतलब दूसरी जगह से आए। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। पहले का सवाल है, क्या होगा जब हमारे पास लकड़ी नहीं बचेगी? क्या लकड़ी का कोई विकल्प उपलब्ध है? मैं जानती हूँ कि कागज़ एक महत्वपूर्ण उत्पाद है जो हम वनों से प्राप्त होता है। मुझे आश्चर्य है कि यदि कागज़ का कोई और विकल्प उपलब्ध हो। तो देखिए, अगर देखा जाए तो जो कागज़ बनता है वो बेशक लकड़ी से बनता है। तो कागज़ का जो एक ही विकल्प हो सकता है कि आप इस टाइम पे डिजिटल टाइम चल रहा है, तो आप कोई भी नोट्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ रख रहे हैं, तो आप उसको अपने मतलब उसको आप कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में लोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे बुक है जो आप लोड कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे पेज और आपको ये भी बता दें कि जो आपका जो कॉपी है, रफ कॉपी है, उसको आप किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं फेंकने की बजाय। कागज़ का पुनःचक्रण, इसी के बारे में दिया है, उस क्वेश्चन के बारे में। प्रोफेसर अहमद बच्चों का ध्यान वन उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण मतलब पूरी तरफ से 17 वृक्षों को काटा जाता है, बड़े वृक्षों को काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग किए गए कागज़ का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब उसको यूज़ किया जा सकता है। तो हम एक वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे, वरन कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कम कर सकते हैं, उसको भी बचा सकते हैं। इसके साथ साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। क्या वन उन्मूलन का कोई अस्थायी हल है? उसका एक ही अस्थायी हल है, पुनर्वनरोपण, मतलब वन लगाना। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वन उन्मूलन का उत्तर पुनर्वनरोपण है। पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीशीज़ के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वन उन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं। यदि हम
अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है, इसका कोई और विकल्प नहीं है। प्रोफेसर अहमद उन्हें बताया कि भारत वन अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना है, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात माधव जी बच्चों को आवाज़ चलने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। अब वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार व्यक्त किया। अब आगे देखिए क्वेश्चन और आंसर। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु एवं अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं कहलाता है वन्य जीव अभयारण्य। क्या कहलाता है? वन्य जीव अभयारण्य। ये आप लिख सकते हैं, इसको भर सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज बोलते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज बोलते हैं, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका क्या बताना है? अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम दिखाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान एवं जैवमंडलीय क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। देखिए वन्य प्राणी उद्यान जिसे वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, वो क्या है? वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ यानी शिकार, आवास का विनाश, अवैध शिकार, हस्तक्षेप से सुरक्षित रहें। अब जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र के संरक्षण उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्मजीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चिड़ियाघर और अभयारण्य में क्या अंतर है? तो देख लीजिए अभी इसका उत्तर। चिड़ियाघर क्या है? चिड़ियाघर वे स्थान है जहां जंगली जानवरों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाता है। चिड़ियाघर प्राणी उद्यान का संक्षिप्त रूप है, मतलब जो अभयारण्य उसका छोटा रूप है। अभयारण्य क्या है? अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः क्या है? निषिद्ध है, मना है, रोक है और ये दंडनीय अपराध है। अब देखिए संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। संकटापन स्पीसीज क्या होती है? संकटापन स्पीसीज वह स्पीसीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे काले हिरण, हाथी, घड़ियाल, अजगर, गेंडा, ये हो गए। और विलुप्त स्पीसीज वो है, विलुप्त स्पीसीज वे प्रजातियां हैं जो अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, जैसे डायनासोर है ना, डोडो, अभी गिद्ध है लेकिन कम मात्रा में, लेकिन ये भी विलुप्त प्राय है, विलुप्त होने के कगार पर है। देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात में क्या अंतर है? तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं, जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, ये है ना। और प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं, जैसे चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग हिरण, तेंदुआ, जंगली कुत्ता। तीसरा क्वेश्चन है, वन उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देख लीजिए वन उन्मूलन से वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, भोजन पानी की कमी हो जाती है, कई प्रजातियों की विलुप्ति की कगार पर आ जाती हैं। तो ये जो वन उन्मूलन का वन्य प्राणियों पर ये प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद देखिए वन उन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन हो जाता है, वायुमंडल में CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है पेड़ काटने से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन आता है। वर्षा में कमी हो जाती है, मिट्टी के कटाव और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है
और जैव विविधता का क्या हो जाता है, धीरे धीरे विनाश हो जाता है। अब देखिए जैव विविधता का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो खेती पर असर, जंगल कटने से सूखा की स्थिति बढ़ जाती है, जल स्रोत सूख जाते हैं, पशुपालन पर प्रभाव पड़ता है, चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ईंधन और वन उत्पाद की भी कमी हो जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखिए शहरी क्षेत्रों में वन उन्मूलन के जो प्रभाव हैं वो क्या है। पेड़ काटे जाने से वायु प्रदूषण में वृद्धि हो जाती है, शहरी तापमान में वृद्धि हो जाती है, शहर के तापमान में क्या होती है, वृद्धि, वर्षा में कमी हो जाती है और संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पशु पक्षियों का पलायन होने लगता है पेड़ पौधे कटने से, और जैव विविधता का ह्रास होता है। फिर वन उन्मूलन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जलवायु में परिवर्तन होता है, पेड़ कटने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बन जाता है, वर्षा चक्र में गड़बड़ी आ जाती है, प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि हो जाती है और मानव जीवन पर इसका खतरा मंडराने लगता है, इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वन उन्मूलन से आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से अगली पीढ़ी को एक अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं, असुरक्षित और कठिन दुनिया मिलेगी। आर्थिक और सामाजिक संकट में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी हो जाएगी आने वाले समय में। चौथा क्वेश्चन है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें। लगातार वृक्षों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जानवरों का जीवन संकट में आ जाता है, पृथ्वी असंतुलित हो जाती है और पर्यावरण चक्र टूट जाता है ज़्यादा पेड़ काटने से। अब देखिए क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो। यदि किसी जंतु का आवास या प्राकृतिक निवास स्थान बाधित हो तो उस जंतु और पर्यावरण दोनों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है। नया ठिकाना उनको ढूंढना पड़ता है। मानव और जंतु में संघर्ष होने लगते हैं, क्योंकि आप जंगल काटेंगे तो जंतु और आप में संघर्ष होगा। जनसंख्या घटने लगती है जानवरों की, जीवों की। अब देखिए मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो क्या होगा, मतलब हट जाए तो मिट्टी की ऊपरी परत हटने से मिट्टी का क्षरण, मतलब सोइल इरोजिंग होने लगता है, फसल उगाना मुश्किल हो जाएगा, पानी जल्दी बह जाएगा और जल संरक्षण बहुत कम होगा या फिर होगा ही नहीं। अब इसका संक्षेप में उत्तर दीजिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए करना चाहिए। अब देखिए ख, संरक्षित वन भी वन्य जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? संरक्षित वन भी वन जंतु के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चोरी छुपे अवैध शिकार यहाँ पे कभी कभी हो जाता है, मानव का हस्तक्षेप बढ़ता रहता है, सड़कें और रेल लाइन बनाने के लिए भी यहाँ पे जंगलों को काटा जाता है और आवास के लिए इनके लिए कम जगह बचता है। तो ये एक प्रकार से कभी कभी सुरक्षित क्षेत्र भी क्षेत्र में भी जंतु सुरक्षित नहीं रहते हैं। अब देखिए वन उन्मूलन के कारक और उनका प्रभाव क्या है। तो वन उन्मूलन के कारक क्या हैं? कृषि विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता के कारण जंगलों को काटा जाना, शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए पेड़ों को काटना, लकड़ी और ईंधन के लिए पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण, पशुपालन चारागाह के लिए पेड़ों को काटना, ये कारण है। अब वन उन्मूलन का प्रभाव देखिए, मिट्टी का कटाव होता है, बाढ़ और सूखा की स्थिति बढ़ जाती है, जलवायु में परिवर्तन आता है और जो जीव जंतुओं का जो आवास है उसमें उसकी हानि होती है, प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं और प्राकृतिक चक्रों में गड़बड़ी आने लगती है। अब आगे देखिए रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज़ के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं? प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी विशेष स्पीशीज़ का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है, उसको प्रवास बोलते हैं।
अब देखिए, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों को अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है, जरूरी है? मतलब अच्छी बात है। चर्चा कीजिए और संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के चलते आवास की मांग बढ़ती जा रही है। हालांकि आवास और विकास आवश्यक है, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई न्याय संगत नहीं है। मतलब ये ठीक बात नहीं है कि हम जनसंख्या के लिए, अपने फायदे के लिए वनों को काट रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना होगा। इसका सकारात्मक पक्ष क्या है? आवास की ज़रूरत, आबादी बढ़ने के कारण लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। आर्थिक विकास भी की ज़रूरत है। निर्माण आर्थिक विकास, निर्माण कार्य से रोजगार बढ़ते हैं। सुविधाएं और आधारभूत संरचना, नए सड़कें, अस्पताल, स्कूल, ये बनाने से क्या होता है? फ़ायदा होता है। लेकिन इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। पर्यावरण असंतुलन हो जाता है, जैव विविधता पे खतरा पड़ने लगता है और जलवायु पर जो असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं? पहली बात है, हम वृक्षारोपण कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, जल का बचाव कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, और जन जागरूकता फैला सकते हैं, जिससे जिससे आप अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। वन उन्मूलन से वर्षा दर में कमी आई है क्योंकि पेड़ काटने से वातावरण में नमी घटती है और बादलों का निर्माण कम होता है और वर्षा की दर कम हो जाती है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रोग रेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति दर्शाइए। ये आप अपने से कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है। ये आपके लिए, आप स्वयं कीजिए, समझिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो आप कागज़ की कैसे बचत कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। पेड़ों की रक्षा के लिए कागज़ पेड़ों से बनता है। जब हम ज़्यादा कागज़ बर्बाद करते हैं तो ज़्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ों से वातावरण में ऑक्सीजन की बनी रहती है और प्रदूषण घटता है। पानी और ऊर्जा की बचत होती है। जैव विविधता की रक्षा होती है। कागज़ की बचत के लिए सूची, डिजिटल नोट्स बना सकते हैं हम। ईमेल और ऑनलाइन दस्तावेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने कागज़ को रिसाइकल कर सकते हैं और पुस्तकों को साझा, मतलब शेयर करके पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। आप देख सकते हैं, इस पहेली को पूरा करना है। चलिए आज देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से बाईं से दाईं ओर, उसमें से ऊपर से नीचे की तरफ था। यहाँ पे 2 नंबर देख सकते हैं। 2 नंबर क्या है? जैवमंडल। पृथ्वी का वह भाग जिसमें स्पीसीज पाए जाते हैं, जैवमंडल। विलुप्त हुई स्पीसीज क्या बोलते हैं? तीसरे नंबर पे क्या है? देखिए यहाँ पे संकटापन, ठीक है। और चौथे में क्या है? देखिए आप देखते हैं, एक विशिष्ट आवास में पाए जाने वाले स्पीसीज क्या हो जाते हैं? विशिष्ट क्षेत्रीय। वैसे आप भर सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद। और कोई सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई और समस्या है वो भी लिख सकते हैं। कोई त्रुटि है उसके बारे में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।